इस अवसर पर भोपाल से मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत के ऐतिहासिक महत्व और देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को एकता, समर्पण और राष्ट्र के प्रति गर्व का संदेश भी दिया। वंदे 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 मातरम एक शब्द, एक मंत्र है, एक ऊर्जा है, एक स्वप्न है, एक संकल्प है। वंदे मातरम ये एक शब्द मां भारती की साधना है, मां भारती की आराधना है। वंदे मातरम ये एक शब्द हमें इतिहास में ले जाता है। ये हमारे आत्मविश्वास को, हमारे वर्तमान को आत्मविश्वास से भर देता है और हमारे भविष्य को ये नया हौसला देता है कि ऐसा कोई संकल्प नहीं, ऐसा कोई संकल्प नहीं जिसकी सिद्धि न हो सके, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जो हम भारतवासी पा न सके। साथियों, वंदे मातरम के सामूहिक गान का ये अद्भुत अनुभव, ये वाकई अभिव्यक्ति से परे है। इतनी सारी आवाजों में एक लय, एक स्वर, एक भाव, एक जैसा रोमांच, एक जैसा प्रवाह, ऐसा तारतम्य, ऐसी तरंग, इस ऊर्जा ने हृदय को स्पंदित कर दिया है। भावनाओं से भरे इसी माहौल में मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। मंच पर उपस्थित कैबिनेट के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज हमारे साथ देश के सभी कोने से लाखों लोग जुड़े हुए हैं। मैं उनको भी मेरी तरफ से वंदे मातरम से शुभकामनाएं देता हूं। आज 7 नवंबर का दिन बहुत ऐतिहासिक है। आज हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष का महाउत्सव मना रहे हैं। ये पुण्य अवसर हमें नई प्रेरणा देगा, कोटि कोटि देशवासियों को नई ऊर्जा से भर देगा। इस दिन को इतिहास की तारीख में अंकित करने के लिए आज वंदे मातरम पर एक विशेष कॉइन
और डाक टिकट भी जारी किए गए। मैं देश के लक्षावधि महापुरुषों को, मां भारती के संतानों को वंदे मातरम इस मंत्र के लिए जीवन खपाने के लिए आज श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं और देशवासियों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं सभी देशवासियों को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, हर गीत, हर काव्य का अपना एक मूल भाव होता है, उसका अपना एक मूल संदेश होता है। वंदे मातरम का मूल भाव क्या है? वंदे मातरम का मूल भाव है भारत मां भारती। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में राज्य में रोजगार सृजन और सरकारी भर्तियों को लेकर अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब तक हमने 60,000 से अधिक भर्तियां पूरी कर ली है। सीएम मोहन यादव ने यह बयान उन सवालों के जवाब में दिया जिनमें राज्य सरकार से ये पूछा गया कि किसने उनसे कितने लोगों को रोजगार दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकार कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से लोगों को रोजगार देने के लिए लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य न केवल सरकारी भर्ती के माध्यम से रोजगार सृजन बढ़ाना है, बल्कि बड़े विकास परियोजनाओं के जरिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। विभाग के द्वारा लगभग 877 अलग अलग युवाओं को विभिन्न अलग अलग दायित्वों के साथ, जिसमें वन विभाग के 543 पद, स्वास्थ्य विभाग के 334 पद, वन विभाग में 76 वन क्षेत्रपाल, 467 वन रक्षक और उसमें 55 बहनें भी हैं। इसी के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के नवनियुक्त 75 एनेस्थीसिया विशेषज्ञ, 62 सर्जन, 106 रोग शिशु रोग विशेषज्ञ, 91 नर्सिंग ऑफिसर्स और नर्सिंग ऑफिसर के 14,410 पद हैं। इसमें से 12,470 की भर्ती हमने की है। ये वो आंकड़े हैं जिन आंकड़ों के माध्यम से हमारे प्रदेश में लगातार हर विभाग के अंदर भर्ती करते हुए जिस बात को हमने अनाउंस किया था, अभी तक लगभग हमारी 60,000 से ज्यादा पदों की भर्तियां कंप्लीट कर दी है और धीरे धीरे करके 1 लाख से ज्यादा पद हम भर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये सरकारी पद है। ये उनको जवाब है जो कहते हैं कि रोजगार कितने लोगों को दिया है। आंखें हो तो देख लो। सरकार के काम करने के तरीके में मैं कांग्रेस मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि ज्यादा अच्छा होता कि आज आके बैठ करके जिनको हमने नियुक्ति पत्र दिए उनकी आंख से आंख मिला करके उनके सपनों के अंदर वो भी सहभागी होते। मेरी अपनी ओर से आज हेल्थ डिपार्टमेंट को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये बधाई देना चाह रहा हूं और साथ ही साथ ये उद्योग और रोजगार वर्ष है जिसके माध्यम से अलग अलग सेक्टर में हमने सभी प्रकार की जो रोजगार की श्रृंखला खड़ी की। लगभग 6 लाख से ज्यादा, 6 लाख करोड़ से ज्यादा के भूमि पूजन लोकार्पण कंप्लीट करते थे। हमारे लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों को अलग अलग विविध रोजगार से जोड़ने का काम किया और कोशिश कर रहे हैं कि इसी महीने 1 लाख से ज्यादा लोगों को, जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्य का भूमि पूजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री करें, हम उसके लिए प्रयास कर। तो वहीं भोपाल में स्वास्थ्य विभागों के नवनियुक्त शासकीय सेवकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान नवनियुक्त कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की आधारित पत्रावली प्रदान की गई और उन्हें राज्य सेवा में स्वागत किया गया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। संचालन करने वाला इतनी बढ़िया शब्दों की अपनी रचना बनाता कि वाकई
मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। इतना अच्छा तो हम भी नहीं बोल पाते। कितनी अच्छी मेहनत करके शब्दों का संचय, उनका अपने मनोभाव से व्यक्त करना, भावनाओं की अभिव्यक्ति करना और सबको समाहित कर लेना और छोटे छोटे शब्द रचना से मन को गुदगुदाना भी और डुबा भी लेना। ये जोरदार अभिनंदन संचालन करने वालों को। वन और स्वास्थ्य विभाग का मिला जुला हमारा आज का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे माननीय मंत्री श्रीमान नरेंद्र शिवाजी पटेल, जोरदार अभिनंदन। उनने अच्छे से अपनी बात रखी। वनों के उत्कर्ष से लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट के बढ़ते चरण तक उनने एक एक करके एहसास कराया। हमारे अशोक वर्णवाल जी एससीएस हमारे अपने बहुत सुयोग्य अधिकारी है। उन्होंने भी अपनी पूरी बात किन किन पदों के लिए कितनी कितनी नियुक्ति होगी इसका भी उल्लेख कर दिया। इस मंच पर विराजमान हमारे एक पीएस श्रीमान संदीप यादव जी, पीएस हेल्थ और फॉरेस्ट के दूसरे अफसर माननीय अंबाड़े जी, प्रधान मुख्य संरक्षक, क्या संरक्षक ही बोलते हैं ना, वन संरक्षक। अब मुझे पता नहीं है, मैं थोड़ा आपका विभाग का ऊपर के लेवल वाली रचना को तो समझता हूं, लेकिन मैं ये अंदर की जानकारी के प्रधान मुख्य वन संरक्षक। आज इस अवसर पर जैसा कि नरेंद्र जी ने सही कहा कि वंदे मातरम 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने जिस प्रकार से आनंद मठ के उपन्यास के अंदर उस समय के तत्कालीन माहौल को रेखांकित करते हुए एक कथानक के माध्यम से पात्र और सुपात्र की संघर्ष के बीच हमको प्रेरणा कहां से मिलेगी, उसमें से एक पात्र को वंदे मातरम करते हुए बात करने के लिए कुछ पंक्तियां गीत के रूप में लिखी है। और वंदे मातरम जिसके मनोभावना के आधार पर एक पंक्ति तुम ही प्राणा शरीरे नरेंद्र शिवाजी ने कही है। ये बात सही है कि 1857 की क्रांति के बाद 1875 में ये आनंद मठ नाम का उपन्यास लिखा गया और उसके अंदर बंकिम चंद्र जी ने अपनी वंदे मातरम गीत की रचना दी और बाद में 1896 में गुरुवर रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपने स्वर से उसको लिपिबद्ध करते हुए सबके बीच प्रस्तुतिकरण दिया। और ये बात भी हमारे लिए समसामयिक होगी कि वंदे मातरम के बलबूते पर उस दौर के अंदर जब वंदे मातरम का मंत्र अपने आजादी के मतवाले स्वतंत्रता सेनानियों के लिए बीज मंत्र का काम करता था, उनको उत्साह उमंग जगाता था, देश की आजादी की ललक जगाता था, अपने प्राणों का उत्सर्ग के लिए प्रेरित करता था। तो इनकलाब जिंदाबाद में भी वंदे मातरम शब्द निकल के आता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक ये तमाम देशभक्तों ने वंदे मातरम, मैं अपने देश की वंदना करता हूं, और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ पूरा देश एक उद्वेलित होकर के 1905 में बंग भंग एक बड़ा अंग्रेजों का षड्यंत्र था, जब बंगाल को 2 हिस्सों में बांटा जाने का विषय रखा गया। लेकिन वो बंग भंग आंदोलन में उस वंदे मातरम की गूंज ने न केवल बंग भंग को रोका, बल्कि काल के प्रवाह में आज का हमारा बंगाल बचा है बड़े पैमाने पर। तो बड़ी भूमिका उसमें उस वंदे मातरम के मंत्र के साथ तत्कालीन नेतृत्व की भी थी। मैं आज आपसे विस्तार से बात इसलिए कर रहा हूं कि इसकी 150वीं जयंती। तो वंदे मातरम के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ने वाले, मिटने वाले, अपने आप को उत्सर्ग करने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, सरदार पटेल से लेकर महात्मा गांधी तक, वो सारे स्वनाम धन्य बड़े बड़े नाम जिनने देश की आजादी के लिए उस वंदे मातरम के बलबूते पर दुनिया भर में अपनी भारत की पहचान बनाई। लेकिन ये बात भी सही कि आजादी के पहले इन गीतों से जिस प्रकार से हर एक देश के संघर्ष में, संघर्ष के समय बने गीतों ने सबका मार्ग प्रशस्त किया, चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, सारे के सारे उनके जो राष्ट्रगान बने, उनका अंतर्गत
जो आने वाली कठिनाई और कठिनाई के बीच जिससे कठिनाई को पार पाने का आत्मविश्वास बनता है, वो उस भाव से आता है। लेकिन बने हुए देश को आगे बढ़ाने के लिए ये तंत्र भी चाहिए, जिस तंत्र के आधार पर ये सच्चे अर्थों में ये मूल मंत्र है, जिस मूल मंत्र के बलबूते पर हमारा देश दुश्मनों के हाथों से सदैव बचा भी रहे, सुव्यवस्था स्थापित करे, अपने अपने कामों में हमको यश मिले। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उस उथल पुथल भरे देश के समय जब देश में 600 से ज्यादा रियासतें थी और अंग्रेजों के द्वारा उस समय छोड़े गए एक घटना से तो देश पूरा अलग दौर में था, जब भारत और पाकिस्तान के रूप में देश का बंटवारा हुआ। लेकिन उससे बड़ा दर्द था अलग अलग रियासतों का छूटा जाना। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति उस समय चट्टान की तरह देश के साथ में खड़े हुए, जिनने आजादी के तुरंत बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी भी 150वीं जयंती चल रही है, जिनने न केवल अपने सारे प्रशासनिक तंत्र का पुनर्गठन करते हुए ये जो हमारी यूपीएससी की एग्जाम करा करके हमारे भारतीय प्रशासनिक ढांचे को खड़ा करने के साथ उनकी अंदर की अंतर्निहित शक्तियों का विभक्तिकरण के लिए राज्य की अलग, केंद्र की अलग, लेकिन कुल मिलाकर के ये जो प्रशासनिक अमला बना, मुझे इस बात की प्रसन्नता, इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे लोकतंत्र के साथ साथ आप लोगों का भी मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। हमारे सारे आज के भी नवीन कदम बढ़ाने वाले वो लोग और पुराने सारे लोग जिनने शासन की सेवाओं के माध्यम से भी देश सेवा का संकल्प लिया, जोरदार अभिनंदन आपका अपने आप के लिए भी। आपका कदम भी इस देश की सुरक्षा के साथ, देश की जवाबदारियों के लिए, जनता की सेवा के लिए, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में, भारत की सारी व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश के साथ कदम से कदम मिला करके मैं आपका सबका, आपके इतनी बड़ी संख्या में 877 युवाओं को ये जो हमारे वन संरक्षक से लगा करके हेल्थ और दोनों विभाग ने मिलकर के जो बड़ी महती भूमिका अदा की, मैं आज आपके दोनों विभागों की तरफ देखता हूं तो वो भी अच्छा लगता है, अद्भुत लगता है। आज मध्य प्रदेश जिस तेज गति से बढ़ रहा है, और ऐसे में डॉक्टर अब्दुल कलाम का वो सपना का वाक्य याद में आता है, जो वो कहते थे, सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते जो नींद नहीं आने देते हैं, लगातार हम अपने सपने पूरे करने के लिए। तो आज आपने अपने अपने जो सपने देखे थे माता पिता के माध्यम से, आपके खुद की खुली आंखों से आपने अपने मुकाम को हासिल किया। आपको सबको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन जीवन चलने का नाम, यहां भी मत रुकना, जो जहां से आए और आगे सपने देखना और आगे बढ़ना, जितना आगे जा सकते हो, जितनी आपके अंदर की क्षमता, परमात्मा ने ये पिंड ऐसा बनाया, इस पिंड में अनंत संभावना है। लेकिन दोनों के अपने विभागों का भी मस्ती अलग टाइप की, और ये भी स्वर्णिम काल है। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें, नरेंद्र मोदी जी का। उनके जीवन के बारे में नरेंद्र जी ने बताया कि जिनके घर के कष्ट कैसे थे, एक चाय वाले परिवार से एक मां के कष्ट के बारे में बोलने में भी हमको दोबारा लगेगा। हम सब इस कष्ट से निकले, कमोबेश सब, मैं भी उस परिवार से आता हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम कहां से आते हैं। हम जहां से भी आते हैं वो अतीत की बात है, लेकिन हमने आज जहां खड़े होकर के काम करना प्रारंभ किया, उसकी मिसाल क्या बनी, ये बात मायने रखती है। और इस दिशा में आप सब चलेंगे, ये भाव से मैं आपको शुभकामना देता हूं। हर एक के जीवन में कठिनाई आती, हर एक के जीवन में परेशानी आती, लेकिन परेशानियों में अपने आप को सफल सिद्ध करना, इसी बात की आवश्यकता है। और उस नाते से जब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ देखता हूं, मुझे नहीं मालूम और हेल्थ डिपार्टमेंट का, लेकिन जितनी तेज गति से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहा है, कितने तेजी से मेडिकल कॉलेज अगर खुल रहे हैं पूरे देश में, इतनी तेज गति से तो किसी और स्थान पे मेडिकल कॉलेज खुले नहीं होंगे जितना अपने मध्य प्रदेश में खुल रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आपको बधाई देना चाह रहा हूं।
खबर नरसिंहपुर से है, जहां खाद के लिए किसानों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। सुबह 4 बजे से सैकड़ों किसान खाद वितरण केंद्रों पर पहुंच गए हैं, लेकिन केंद्र के दरवाजे अभी तक बंद है। वहीं जानकारी के मुताबिक खाद वितरण केंद्र सुबह 10 बजे खुला है, लेकिन किसानों की परेशानी अब बढ़ने लगी है। किसानों का कहना है कि फसलों में खाद डालने का सही समय यही है, लेकिन बार बार लाइन लगने के बावजूद उन्हें पर्याप्त खाद नहीं मिल पा रहा है। वहीं प्रशासन का कहना है कि खाद की पर्याप्त सप्लाई की जा रही और जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। तो वहीं खबर भोपाल से, जहां क्रांति गौड़ का राजा भोज एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। भीड़ ने नारों और तालियों से पूरा एयरपोर्ट गूंज उठा, क्योंकि क्रांति गौड़ ने वो कर दिखाया जिसने 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। वहीं राज्य सरकार ने भी उनके इस अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करने का फैसला लिया है। एमपी सरकार की ओर से क्रांति गौड़ को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है, यानी अब उन्हें मिलेगा राज्य सरकार का तोहफा और देश का सलाम। तो वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान लखीसराय से चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा का काफिला विवाद से घिर गया। जब सिन्हा अपने विधानसभा क्षेत्र से खोरिया गांव पहुंचे, तब अचानक माहौल तनावपूर्ण हो गया। दरअसल जब विजय सिन्हा खोरिया गांव पहुंचे, तभी अचानक गांव में मौजूद कुछ लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। भीड़ ने मुर्दाबाद के नारे लगाए, चप्पलें फेंकी और काफिले पर पत्थरबाजी की कोशिश भी की। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा कर्मियों को हालात संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। घटनास्थल पर मौजूद पुलिसकर्मियों भीड़ नियंत्रण करने में जुट गए। वहीं हालात बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री के काफिले को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वह स्थानीय लोगों के अनुसार भीड़ ने सिन्हा की गाड़ी के सामने नारेबाजी शुरू कर दी। तो वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने खंडवा में बूंदी में आयोजित दीपावली मिलन समारोह में एक बार फिर घोड़े वाला बयान देकर राजनीति हलचल मचा दी है। यादव ने कहा, हमारी टीम ने सिर्फ रेस के घोड़े मिलेंगे, बाकी घोड़े नहीं रखते हम लंबी रेस के घोड़े हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा जोरों पर है। अरुण यादव ने इस संदेश से किसी को निशाना साधना बनाया है। वहीं क्या ये कमजोर नेताओं पर प्रहार है या संगठन में मजबूत दावेदारों को बढ़ावा? तो वहीं खंडवा के कार्यक्रम पूर्व सहकारी समिति अध्यक्ष लक्ष्मीचंद गुज्जर द्वारा आयोजित किया गया। वहीं इसमें अरुण यादव गुट के प्रमुख नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। हरदा विधायक डॉक्टर आर.के. दोग ने भी मौजूद रहे। हालांकि मुख्य कांग्रेस संगठन से जुड़े कई लोग ने कार्यक्रम में दूरी बनाए रखी, जो गुटबाजी और इशारा करते हैं। वहीं यादव ने याद दिलाया कि राहुल गांधी भी पहले रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा और लंगड़ा घोड़ा जैसे बयानों से पार्टी में सुधार की बात कर चुके हैं। यादव ने किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा, अब ये सब बाजार में उपलब्ध है। वहीं पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल और बड़ा आरोप लगाते हुए बोले, उन्होंने हरदा में नकली खाद की फैक्ट्री खोल दी है। किसानों के हित में जल्द बड़ा आंदोलन करने का ऐलान किया गया, जो राज्य की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है। तो वहीं खबर ग्वालियर से, जहां धर्मांतरण मामले में पुलिस जांच पूरी होने के बाद बड़ा अपडेट सामने आया है। जांच में यह बात सामने आई कि विपक्ष हाउस में धर्मांतरण में के कोई सबूत नहीं मिले। पुलिस की जांच रिपोर्ट के मुताबिक सेंटर में मौजूद सभी 23 बच्चे पहले ही ईसाई धर्म के हैं और किसी तरह का धर्मांतरण वहां नहीं किया गया। इससे पहले इस मामले को लेकर कई संगठनों ने आपत्ति जताई थी और जांच की मांग की थी। अब पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी तरह की गलत गतिविधि से इनकार किया है। फिलहाल मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।